नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह भोपाल में रामकथा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को मिल रहे हैं 27% आरक्षण, सरकार की मूर्खता की वजह से फिर से 14% पर ला दिया गया है। इस दौरान उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद और भोपाल में जामा मस्जिद विवाद को लेकर कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। क्या मीडिया नहीं जानती कि मैं कौन कौन से मंदिर में जा चुका हूँ? सर, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है सर, सरकार ये दुर्भाग्य है कि जिन पिछड़ा वर्गों को 27% सन 94 से मिल रहा था, इस सरकार की मूर्खता के कारण 27% से घटकर 14% रह गया। लेकिन सर दुर्भाग्य पर भी सरकार जश्न मना लेती है। यही तो मुसीबत है इनकी। भोपाल में जामा मस्जिद पर ज्ञानव्यापी वाला जो पूरा मामला चल रहा है, ज्ञानव्यापी के मामले में कांग्रेस का पक्ष साफ है कि इस देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उससे ध्यान बांटने के लिए भाजपा सब करा रही है। सर, गुना में जो शिकारियों से मुठभेड़ हुई थी, इसमें बड़ा फोटो को लेकर बड़ी चर्चा रही कि सर बात ये शुरुआत की थी डॉक्टर बी.डी. शर्मा ने। वो तो हमारे किले पे बुलडोजर चलाना चाहते थे। अब जो सामने बातें आई हैं, झूठी पिक्चर पोस्ट की जा रही है, जिसका इनकाउंटर हो गया उसके नाम पर जो जिंदा है उसकी फोटो लगाई जा रही है। दूसरे एक और प्रकरण हुआ जिसके अंदर बताया गया कि इसका इनकाउंटर हुआ, वो भी कहा कि दूसरा है। झूठा फेक कराने के लिए ये पूरा सब कर रहे हैं। जो कुछ हुआ है बहुत ही विभत्स घटना है। पुलिस के 3 लोगों की हत्या की गई है, इसके हम निंदा करते हैं और जितने भी अपराधी उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। सर, नीमच में भी प्रतिमा की स्थापना को लेकर हिंसा हुई और राजगढ़ में भी बात वही है। पूरा का पूरा इनको केवल इनसे पूछो भाई महंगाई बढ़ रही है तो कहते हैं जय सिया राम, बोलते बेरोजगारी बढ़ रही है तो हिंदू मुसलमान, फिर कहते हैं कि साहब रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, कहता है कब्रिस्तान शमशान। ये तो केवल लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। पूरे देश में ऐसे क्लेम किए जा रहे हैं कि इस तरीके के मस्जिद से मंदिर। बाद में मैं आपसे कह रहा हूँ ना महाराज कि मैं आपसे जो कह रहा हूँ जरा सुनिए ध्यान। आपका मैं पूछता हूँ, आपका बजट, आपके घर हमारी बहू से पूछिए बजट बिगड़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तनख्वाह बढ़ी क्या आप लोगों की? बढ़ी क्या तनख्वाह? महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। तो आप मुसीबत में हैं कि नहीं है? बताओ। कांग्रेस के अजय सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर सियासत में भी उबाल आने लगा है। एक और हिंदू संगठन मस्जिद की जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि ये सभी बातें मुद्दों से भटकाने के लिए सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने अजय सिंह से कहा कि ये देश के दुर्भाग्य है, महंगाई पर अहम मुद्दे पर चर्चा करने की बजाय सभी देश में समाज के बंटवारे को लेकर चर्चा करने में लगे हैं। साथ ही प्रदेश के मुखिया पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज सिंह ने जनता की नब्ज पकड़ ली है। कानून व्यवस्था को सुधारने की जगह मीटिंग होती है और कहते हैं कि उल्टा टांग दूंगा और बाद में उसे अच्छा जगह पोस्टिंग दे दी जाती है। देखिए, बीजेपी का काम है जश्न मनाना और अपनी कमियों को छुपाना। ये जग जाहिर है मध्य प्रदेश में किस चीज पर वो जश्न मना रहे हैं। यहाँ बिजली नहीं मिल रही, राजधानी में पानी नहीं मिल रहा 5-6 दिन से, जनता परेशान है, उस पर कोई ध्यान नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जिसका कोई ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि इन्हीं की गलतियों से मामला अटका है। और यदि सुप्रीम कोर्ट की फटकार नहीं लगती तो शायद ये भी नहीं होता। सीट कम हुई ज्यादा हो, ये पूरा जब हो जाएगा सर्वे और आरक्षण फाना, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन बैकफुट पे बीजेपी है और तभी जश्न मनाती है। सर, जिस तरीके से पूरा मामला हुआ, पिछावर आयोग इन्होंने जो बनाया था उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई, उसमें कई खामियां थी, उसको वापस बुलाया गया।
इस रिपोर्ट को अब सार्वजनिक करने की बात की जा रही है, आपको लगता है सार्वजनिक करना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जिस तरह से रिपोर्ट बनाई हो, कब बनी, किसने बनाई, उसको बिल्कुल सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को मालूम तो पड़े कि इनकी असलियत क्या है। इस बात यदि कोई चीफ मिनिस्टर 18 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उसके बाद भी इस तरह की बैठक करनी पड़ रही है, तो लानत है इस प्रदेश की जनता में जिस तरह का यहाँ मुख्यमंत्री है। मैं तो उस जमाने का चीफ मिनिस्टर देखा हूँ, डीपी मिश्रा जी स्वर्गीय, तो उनकी आवाज से ही एडमिनिस्ट्रेशन हिलती थी। ये बात छोड़ दीजिए क्या होता है। यहाँ तो मीटिंग होती है, उल्टा टांग दूंगा, और उसके बाद उसी अधिकारी को एक अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाती है। चला कौन रहा है ये तो समझ नहीं पड़े। देखिए, शासन घोषणाओं पर चलता है। शिवराज सिंह जी ने एक नब्ज पकड़ ली है जनता की। भोला चेहरा रहे, बहुत मिलनसार रहे और हर छोटे बड़े कस्बे में घूमता रहे कि मुख्यमंत्री बेचारा बहुत अच्छा है, डिलीवरी कुछ नहीं है। आज जनता डिलीवरी चाहती है। यदि मैं कहूं तो भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा पानी की तकलीफ किस क्षेत्र में है? बुधनी विधानसभा में। जाके आप सर्वे कर लो, 5-5 किलोमीटर से औरतें पानी लेकर आती हैं, जबकि नर्मदा जी के किनारे बसी हुई। तो उसके बारे में क्या कहूं? नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को लेकर घमासान थमता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण के निर्णय के बाद अब प्रदेश की राजनीति में एक नया घमासान शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आधार पर जातियों में राजनीतिक आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, जिसके बाद पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और ST/SC के साथ OBC को भी आरक्षण से जोड़ा जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए। इसलिए देता हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी केस हारने की, और फैक्ट यह है कि पहले राउंड में वो केस हार गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मध्य प्रदेश की रियलिटी देखी और आधा अधूरा काम भी देखा मध्य प्रदेश सरकार का, कि एक रिपोर्ट लेके पहुंच गए थे जो 12 मई की थी, उसमें ट्रिपल टेस्ट हो पाया नहीं हो पाया, किस स्तर का हो पाया, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट श्योर। इसलिए उस रिपोर्ट को भी अप्रूव नहीं कर सकती थी कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा अगर लोग चाहेंगे बाद में तो इस रिपोर्ट को वैधानिक रूप से चैलेंज कर सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार अच्छे से काम करती तो दो चीजें होती। एक तो ये रिपोर्ट पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट वैध करार कर सकता था और ओपन नहीं छोड़ता, और दूसरा आपने जो कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण दिया था, अब उसको 50% पे सीमित कर दिया है। मतलब पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है अब 50% तक सीमित हो गया है। जी सर, कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि अगर मध्य प्रदेश में SC/ST का आरक्षण सपोज 36% है मिला के, तो इनको 14% मिलेगा। मतलब जो कमलनाथ सरकार 27 चाहती थी वो 13% एक्स्ट्रा था। तो मेरा ये कहना है कि ये एक प्रकार से OBCs के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ है, और जो मजाक हुआ, पहले ठीक से काम नहीं किया, फिर ठीक से पैरवी नहीं की, फिर जब केस हार गए तो एक मॉडिफिकेशन की दरखास्त लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं तो धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश की रियलिटी समझी, उन्होंने सोचा कि बिना OBC के आरक्षण के एक चुनाव कराना एक प्रकार से पॉलिटिकली बड़ा सीरियस सिचुएशन होती, और उसको समझते हुए उन्होंने वो आधी अधूरी जो तैयारी थी उसको प्राइमा फेसाई एक्सेप्ट करके बोला अच्छा भाई आज चुनाव 50% के अंतर्गत होने दो। 2022 जो मांगा था नहीं, 27% तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया ही नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि 50% के कैप में करो। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से 36% करीब SC और ST की आबादी है, और अब इलेक्शन कमीशन का काम है इस चुनाव को विधिवत रूप से एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जल्द से जल्द कराएं। और अब आप देखोगे पहली बार OBC वर्ग खुल के कांग्रेस के साथ आएगा कि उसको ये समझ गया है कि कांग्रेस उनका पक्षधर है, बीजेपी उनके पक्षधर नहीं है। बीजेपी तो सरकार की बड़ी कामयाबी इसको बता रही है, कांग्रेस का क्या स्टेप? नहीं, ये सरकार की कामयाबी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की कामयाबी है और OBC वर्ग की कामयाबी है। ये सरकार तो केस हार गई थी 3 दिन पहले। वो तो रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक दृश्य देखा मध्य प्रदेश का, और जो आधा अधूरा इनका काम देखा,
उसको बेसिस बना के एक प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता और ओबीसी जनता को राहत दिया, जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देता हूं। जबलपुर संभाग के कमिश्नर बी चंद्रशेखर के ससुर का मोबाइल छीन ले गए लुटेरों को पुलिस ने दबोच लिया है। क्राइम ब्रांच सहित गोरा बाजार पुलिस ने चंद घंटों में दोनों नाबालिग लुटेरों सहित 4 को गिरफ्तार कर लिया। लुटेरों ने ओमती और मदन महल क्षेत्र के 2 लूट की वारदात का भी खुलासा किया है। मूलतः नासिक सिविल लाइन निवासी 42 वर्षीय सुभाष चंद्र मालड़वर वर्तमान में संगमेनर जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में रहते हैं। वह अपने दामाद संभाग आयुक्त बी चंद्रशेखर के घर छुट्टी मनाने गए हुए थे। मंगलवार सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। देखिए, डिपेंड करता है, कई बार जो है लूट, कई बार जो चोरी होती है वो जेब से निकाल लिया जाता है। जब इस तरह से छीना नहीं गया है तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके आईपीसी के ऑफेंस के उस हिसाब से धारा लगाई जाती है। क्योंकि इन तीनों घटनाओं में ये लोग फ़ोन पर बात करते हुए जा रहे थे, जो भी प्रार्थी हैं वो फ़ोन पर बात करते हुए जा रहे थे और उनसे छीना गया है मोबाइल फ़ोन, इसीलिए इसमें 392 की धारा लगाई गई है। जबकि जो 2 अन्य घटनाएं होती हैं वो किस के दौरान लगाई जाती हैं? 379 आप पूछना चाह रहे हैं? 379 और 352। देखिए, जब भी किसी के जेब से या फिर किसी इस तरह से आप निकाल रहे हैं, किसी के बॉडी से कोई भी चीज़ को लेने का, ये पूरा का पूरा जो आईपीसी में मेंशन्ड है, तो उसी तरह से धाराएं लगाई जाती हैं। क्योंकि इसमें उनको डर भय दिखा करके छीना गया था, इसीलिए इसमें 392 की धारा लगाई गई थी। ये शौकिया तौर पे करते थे? अपराधी हैं, ये हो सकता है कि नशे के ये शिकार हैं, जिस वजह से ये इस तरह की घटनाओं को कारित करते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी ये रहा कि सिविल लाइन थाना सिविल लाइन अंतर्गत भी इन्हीं बाल अपचारियों द्वारा दिसंबर 2021 में इसी तरह से लूट की गई थी। ये अक्सर जो है जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उनको मॉर्निंग वॉक के टाइम पर ये लोग टारगेट करते हैं, तो इसी वजह से इसको मतलब डिटेक्ट किया गया था। सिविल लाइन जैसे इलाके में बड़ी घटना हो जाती है और जो पीड़ित होते हैं वो कमिश्नर साहब के परिजन है, तो ये नहीं लगता कि ये जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि जेल से छूट गया है, अपराध किया, फिर जेल चले गए, फिर जेल से छूट गया, तो उसका कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। देखिए, जो भी है कि प्रिवेंशन पर भी हमारा पूरा ध्यान रहता है। जो भी गश्त होती है वो अच्छे से की जाती है, लेकिन अगर प्रिवेंशन में हम कहीं पे फेल होते हैं तो फिर हम डिटेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे एक डिटरेंस जो है बना रहे। तो इसमें सबसे अच्छा ये हुआ कि हमने उसी दिन जो है डिटेक्ट कर लिया तीनों की तीनों घटनाओं को, तो इससे निश्चित ही जो अपराधी हैं उनके हौसले जो है कम होंगे। कांग्रेस की पत्रकार वार्ता में विधायक पीसी शर्मा ने कहा, लोगों की विचारधारा है कांग्रेस के प्रति। इस दौरान कार्यक्रम को दी गई है जानकारी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर होगा विराट कवि सम्मेलन, आयोजन होगा इसका, सभी राजनीतिक व्यक्तियों का होगा समावेश। 21 मई को राजीव जी की पुण्यतिथि है और राजीव गांधी जी ने भी साहित्य और संस्कृति में जब वो प्रधानमंत्री थे या उससे पहले बहुत काम किया और इन चीज़ों को उन्होंने अलग अलग देश की राज्यों की संस्कृतियों को आगे बढ़ाया, कवियों के सम्मान किया। भारत रत्न राजीव जी की 21 तारीख को पुण्यतिथि है, इसलिए 20 मई को हम लोगों ने एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और इस कवि सम्मेलन में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। बाकी और पूरे भोपाल और बाहर के सभी वरिष्ठ जनों को, साहित्यकारों को, लेखकों को हमने इसमें आमंत्रित किया है। और इसमें जो ये रविंद्र भवन मुक्तावकाश में होगा शाम को 7:30 बजे 20 मई को। इसमें जो देश और दुनिया के जो बड़े कवि हैं, संपत सरल जयपुर से हैं, ये एक हमारे मुख्य कवि रहेंगे। इसके अलावा डॉक्टर सुनील जोगी इसका संचालन करेंगे। दिनेश बावरा मुंबई से है, ये बहुत बड़े कवि हैं ये भी। डॉक्टर सुमन दुबे लखनऊ से, राम बिहारी गौड़ अजमेर से और प्रमोद पंकज बाराबंकी से। तो पूरे अशोक सुंदरानी जी का आने का था, जो हमारे मध्य प्रदेश के सतना के कवि है, लेकिन
उनका अचानक स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो नहीं आ रहे, और फिर हमने रासबिहारी गौड़ जी को आमंत्रित किया, वो आ रहे हैं। ये हमारा पहला कार्यक्रम है इस समिति का, जो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग शहरों में और गांवों से जो भी प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान करना भी, उनको मंच देना भी, ये काम ये समिति करेगी। यही आपसे निवेदन है, आप लोगों का सहयोग भी इसमें पूरी तरह से चाहिए। आप सब आमंत्रित हैं, कार्ड भी देंगे। कुछ हमने जो एक इसका जो डिटेल्स हैं वो भी इस पत्र में दिया है, जो आप तक अभी हम पहुंचा रहे हैं। साथियों, आपके माध्यम से मैं भोपाल शहर वासियों को और जितने भी हमारे कला प्रेमी हैं भोपाल में, उन सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन का आनंद लें। यह कवि सम्मेलन सभी के लिए ओपन है, इसमें कोई कार्ड या पास व्यवस्था नहीं है। हमने कुछ आमंत्रण पत्र छपवाए हैं, लेकिन ये शहर वासियों के लिए, सबके लिए इसमें खुला है, क्योंकि खुले मंच पे हो रहा है ये कार्यक्रम, मुक्ताकाश में। बैठक व्यवस्था बहुत रहेगी, कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी, पार्किंग व्यवस्था वहाँ पर बहुत अच्छी है। तो इसलिए आपके माध्यम से हम सभी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि इस कवि सम्मेलन का आनंद लें, और आप लोग भी अपने परिवार के साथ आएं और आम जनता भी परिवार के साथ आए, यही हमारी कोशिश है। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने माध्यमिक शिक्षा मंडल में ज्ञापन सौंपकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के 2 शासकीय उर्दू विद्यालयों के परीक्षा परिणाम का मूल्यांकन कर पुनः परीक्षा परिणाम जारी की मांग की। रविवार परमार ने बताया कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बुरहानपुर जिले के 2 शासकीय उर्दू विद्यालयों के कला और वाणिज्य संकाय के एक ही समुदाय के सभी छात्र छात्राओं को एक ही विषय अर्थशास्त्र विषय में अनुत्तीर्ण कर दिया गया, जो कि एक धर्म समुदाय विशेष के साथ भेदभाव की भावना से किया। परमार ने बताया कि बुरहानपुर जिले के शासकीय उर्दू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैराती बाजार बुरहानपुर और शासकीय उर्दू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हीरपुर बुरहानपुर के 200 से अधिक छात्र छात्राओं को अनुत्तीर्ण कर दिया गया, जो कि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सर, हमारे को एक इको में सप्ली आई है और टोटल उर्दू श्लोक में फेल किया है। हिंदी मीडियम का एक भी फेल नहीं हुआ। आप सब सब्जेक्ट में पास हो, सिर्फ इकोनॉमिक्स में फेल किया? यस सर, और नाइंसाफी भी सर हमारे साथ। हम पूरे श्योर थे कि हमारा रिजल्ट 100% आएगा, लेकिन इस रिजल्ट देख के यकीन नहीं हो रहा है सर, नाइंसाफी हुई है। आप लोग क्या चाहते हो? सर, कॉपी खुलवाइए। आप कॉपी खुलवाना चाहते हो? यस सर, है ना? क्योंकि सर आप है ही नहीं ना। अच्छा, आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे अगर कॉपी खुलने के बाद आपके जो भी नंबर आए? यस सर, और सर 7-5 नंबर दिए थे। अच्छा, लड़कों में आपको कितने नंबर आए? आपका नाम? मोहम्मद खालिद। 7 नंबर आए। 7 नंबर। अरे कोई नहीं, अकाउंट में भी कम है, पीजी में भी कम है। सर क्या हुआ आपके साथ? सर, हमारे को इको के अंदर एक पेपर में सप्ली आई, और सर हमारे साथ जो भी उर्दू मीडियम के बच्चे हैं ना, तो उनको फेल कर दिए। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी रीओपनिंग हो और इसकी फीस हम भी देंगे, उनको ही उतारना पड़ेगा खर्चा। तो हमारे साथ नाइंसाफी, हमने गलत नहीं दिए पेपर, हमने 100% दिए, और हमारे साथ सरकार ने करी, जिनने पेपर चेक करा उनकी गलती होगी। मेरा नाम रवि परमार है। मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI का पदाधिकारी हूं। आज NSUI ने माध्यमिक शिक्षा मंडल में ज्ञापन सौंपकर बुरहानपुर जिलों के 2 शासकीय उर्दू स्कूलों के छात्र छात्राओं के रिजल्ट की पुनः जांच कर पुनः रिजल्ट जारी करने की मांग की है, क्योंकि बुरहानपुर जिले के 2 शासकीय उर्दू स्कूलों के मुस्लिम समुदाय के सभी छात्र छात्राओं को एक सब्जेक्ट में, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया, जो कि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। NSUI ने मांग की है कि जल्द से जल्द पुनः इसकी जांच कर पुनः रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि एक किसी समुदाय के प्रति भेदभाव की इसमें भावना दिख रही है। जिस तरीके से छात्र छात्राओं को अन्य सब्जेक्टों में अच्छे मार्क्स हैं, इस तरीके से इस सब्जेक्ट में
सभी छात्र छात्राओं को, दोनों स्कूलों के समस्त छात्र छात्राओं को फेल कर देना, यहाँ भावना अलग ही दर्शाती है कि किसी शिक्षक ने घृणा की भावना से या भेदभाव की भावना से इन छात्र छात्राओं को फेल कर दिया। एनएसयूआई मांग करती है कि जल्द से जल्द इसकी जांच कर दोषी शिक्षक पर कार्रवाई करें और पुनः रिजल्ट जारी करें, जिससे कि छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद होने से बचे, अन्यथा एनएसयूआई उग्र प्रदर्शन करेगी। ओबीसी को 14 नहीं 27% आरक्षण देगी सरकार। दामोदर यादव ने कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में समाप्त किए गए आरक्षण के विरोध में दलित पिछड़ा समाज संगठन और प्रांतीय कुशवाहा समाज ने 16 मई को नीलम पार्क भोपाल में धरना देकर आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। उसी श्रृंखला में आज बैरसिया और सिरोंज में संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर जो निर्णय सुनाया है उससे प्रदेश का पिछड़ा वर्ग संतुष्ट नहीं है। कल सुबह कल ही गया था, कमलनाथ जी से चर्चा हुई। कमलनाथ जी को मैंने बताया कि पूरे प्रदेश के नौजवान क्या चाहते हैं, 3 करोड़ मतदाता क्या चाहते हैं, उनके मन की भावना क्या है। वो भी इस बात से सहमत हुए और उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हो उस लड़ाई में हमारा पूरा समर्थन है और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है। ऑफिशियल रूप से जब भी आप कहेंगे हमारी पार्टी पूरा सहयोग भी करेगी इन संगठनों में। हर हाल में पिछड़ा वर्ग को माननीय कमलनाथ जी 27% आरक्षण दिलाने के पक्ष में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। घुमा फिरा के वो वहीं ले आए हैं। 0 से शुरू करा था, 14 पे ले गए थे, 14 से 27 पे ले गए थे, 27 से 14 पे ले आए, फिर 0 पे ले आए, फिर 14 पे ले आए। तो वो घुमा फिरा के वहीं ले आए। तो उनका काम षड्यंत्र करने का है और ओबीसी के साथ षड्यंत्र कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आगे क्या ठोस रणनीति आगे हमारे आप लड़ाई लड़ रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर? देखिए, आगे हमारे तीनों संगठन मिलके, हमारे दामोदर भैया हैं, सुनील बोरसे जी, हम तीनों मिलके आगे आंदोलन कर रहे हैं। आज बैरसिया में धरना प्रदर्शन है, सिरोंज में भी है, कुरवाई भी जाना है और हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि 14% नहीं 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और 9वीं की अनुसूची को आरक्षण में शामिल करना चाहिए सरकार को। देखिए, आप 1 हफ्ते पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोगों के बीच आया था और मैंने आंदोलनों की, मैंने योगेश कुशवाहा जी ने, सुनील बोरसे जी ने, हम तीनों ने घोषणा की थी कि जब तक पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिलेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमने नीलम पार्क में धरना दिया, आज भी 2 जगह हमारे धरने हैं। पूरे प्रदेश में हमारे आंदोलनों के वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगा कि पिछड़ा वर्ग अब चुप नहीं बैठेगा, इसलिए उन्होंने कोर्ट में जाके फिर से शरण ली और कोर्ट ने कल जो निर्णय दिया है कि 50% की सीमा के अंदर आरक्षण के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। हमारा कहना यह है कि इस निर्णय के बाद फिर से पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण मिलेगा, जो कि उसको मिलता ही आ रहा है बहुत लंबे वर्षों से। माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण किया था और कमलनाथ जी ने अगर 27% आरक्षण किया था और शिवराज जी, वो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि शिवराज के होते हुए कोई भी माई का लाल आरक्षण को नहीं छू सकता, तो जरा बताएं कि उनमें ओबीसी के वो समर्थक हैं कि नहीं। झूठे बीजेपी कार्यालय में बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगा रहे हैं, बड़े बड़े जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि पिछड़ों को न्याय मिल गया, पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, पिछड़ों को 27% आरक्षण चाहिए। इस मुद्दे पर हमारा आंदोलन जो चल रहा था वो जारी रहेगा। भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि अब पिछड़ों का आंदोलन समाप्त हो गया। हमारा आंदोलन जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक 27% आरक्षण पिछड़ों को नहीं दे देते। सरकार तो कह रही है कि पिछड़ों को आरक्षण देके जश्न मना रही है। पिछड़ों को आरक्षण देने का काम जो सरकार करे, असल में ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, ये आरएसएस की सोच है। वो पिछड़ों को, आरक्षित वर्ग के लोगों को, दलितों को, शोषितों को आरक्षण के नाम पर भीख देना चाहते हैं। उनको ये समझना पड़ेगा कि आरक्षण भीख नहीं है, हमारा अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। तो जो 14% आरक्षण वो देने की बात कर रहे हैं, जरा इसका जवाब दें कि आसपास के सभी राज्यों में पिछड़ों को कितना मिलता है? 27 मिलता है। माननीय कमलनाथ जी ने कितना किया था? 27 किया था। तो 14% आरक्षण देके जश्न मना रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को शर्म करना चाहिए। बैरसिया, सिरोंज, कुरवाई, मैं, योगेश कुशवाहा जी और सुनील बोरसे जी जा रहे हैं, सब जगह धरने दे रहे हैं और हमारे आंदोलन पूरे, मैंने जैसे घोषणा की थी, पूरे प्रदेश के 32 जिलों में हम धरने कर रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री का निवास का कार्यालय, उनके निवास का घेराव करेंगे और राज्यपाल महामहिम से भी हमने समय मांगा है, उनको भी ज्ञापन देंगे। हम आर पार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे हाथ में लड़ाई लड़ना है, सड़कों पर संघर्ष करना है, वो हम करते रहेंगे। ओबीसी को जब तक 27% आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। छिंदवाड़ा साबरी में उप तहसील कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कमल पटेल के पहुंचने से पहले भाजपा कार्यकर्ता और सोसर एसडीएम के बीच
झंडे बैनर हटाने को लेकर बहस हो गई। नाराज भाजपा नेता और कार्यकर्ता परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शाम 6 बजे से रात करीब 9 बजे प्रभारी मंत्री के पहुंचने तक धरना जारी रहा। बाद में प्रभारी मंत्री और भाजपा जिला अध्यक्ष से साबरी के भाजपा पदाधिकारियों ने एसडीएम की शिकायत की और एसडीएम के ऊपर कार्रवाई करने की मांग रखी। साबरी के भाजपा पदाधिकारियों का कहना है कि एसडीएम द्वारा बदतमीजी से बात की गई, जिसको लेकर सावरी मंडल के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी धरने पर बैठ गए। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने खुले मंच से अधिकारियों को चेतावनी दी, कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद अध्यक्ष उनके पत्नी के ऊपर मामला दर्ज हुआ कि गरीबों का राशन जो पहुंचा रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, वो राशन बेचते हुए पाए गए। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। साथियों, हमारे प्रभारी मंत्री जी को भी हमें सुनना है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। दूसरा, एक और मेरा अधिकारी कर्मचारियों सबसे निवेदन है और चेतावनी भी, हमारा विधायक नहीं है तो ये मत सोचो कि हमारी सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी कमी की जाए। धन्यवाद। भारत अच्छा बना माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 2018 में हमने इसको तहसील घोषित की। आज हमने करी कोशिश की उसको तहसील बना देंगे और बहुत सुंदर भवन बना है ताकि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाए। लेकिन मैंने फिर कहा कि हम सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं और मैंने घोषणा की है आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान चला रहे हैं हम, जिसमें गरीबी रेखा का कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, निराश्रित पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, विधवा कल्याणी पेंशन हो, मुख्यमंत्री कल्याण निधि हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जितनी भी केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, इसके लिए अब लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, न तहसील कार्यालय, न जिले में, न कहीं। घर बैठे हमारा प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, सर्वे करेंगे, एक एक घर जाकर कितने बच्चे से लेकर, एक दिन के बच्चे से लेकर जाति प्रमाण पत्र हो तो घर बैठे मिलेगा, आयुष्मान कार्ड घर बैठे मिलेगा। हर शासन की योजनाओं का लाभ हम घर बैठे दिलाएंगे ताकि लोगों को डीजल खर्च ना करना पड़े, समय खराब ना हो, अपना घर बैठे काम करें। और यही लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता, और इसलिए जनता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और सत्ता परिवर्तन से हम व्यवस्था परिवर्तन करके दिखा रहे हैं। सर, आपसे पहले 3 घंटे अपने भाजपा मंडल के पदाधिकारी बैठे रहे बाहर गेट पे, क्या कहना चाहोगे? कुछ बात हो गई थी, वो मेरे आते से बात हो गई। सर, एक क्वेश्चन था सर छोटा सा कि उमरेड तहसील का ग्राम मांडई में अभी एक घटना आई कि वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँचने के कारण महिला की रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। इसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, सड़क क्या बात? देखिए, पहले तो कुछ भी कहाँ सड़क नहीं है। मांडई ग्राम उमरेड तहसील की सर, आज भी सर उमरेड तहसील से करीबन 20-25 किलोमीटर सड़क ही नहीं है। सड़क नहीं है। 300 की आबादी है, 150 तक की आबादी के गाँव, 300 की आबादी है। सड़क नहीं है सर, पटवाड़ा से टेकरावर नहीं है, बीच में सड़क है। किधर से सड़क है कि नहीं बताओ? सर, मांडई से सीधे पुआम और छिंदवाड़ा के लिए सड़क है, वहाँ के इधर के लिए शिवराज जी ने। चलो इसको वर्तमान अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश को सैकड़ों एम्बुलेंस मिली है, जो हर जिले के अंदर यहाँ इसमें 22 आई हैं और 22 भी गांव-गांव जाएगी। किसी को भी फ़ोन किया तत्काल पहुंच जाती है। पहले तो लोग तड़प के मर जाते, कुछ होते ही था, और इसलिए सुविधा हुई है। अगर कहीं जानबूझ के किसी ने गड़बड़ की तो मैं उसकी जांच करूंगा, दोषी पे कार्रवाई करूंगा, लेकिन बाकी सुविधाएं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।